नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आज करेंगे पटवार मॉडल पेपर 2। हम मॉडल पेपर 1 कर चुके हैं। अगर किसी साथी ने वो सॉल्व नहीं किया है तो कीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है और बताइए आपके कितने सही हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी पेपर सॉल्व करें, उनको भी पता चले कि हाँ हमारा कितना स्कोर बन रहा है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है 10 दिन का। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे प्रश्न हैं, आपके कितने स्कोर बनते हैं बताइएगा ज़रूर। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे प्राचीन कौन सा है। पूछा गया है सबसे प्राचीन, तो सबसे प्राचीन है मौर्य। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी, मौर्य। ये पता होना चाहिए कि पेपर में क्वेश्चन कितने आने वाले हैं। पेपर में क्वेश्चन आएंगे 150, डिवाइड है, साइंस के भी आएंगे, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, भूगोल वगैरह जितना भी है सब कुछ आएगा, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर से भी लगभग 10 से 12 प्रश्न आएंगे। तो आपको सभी कवर करना है। करंट अफेयर्स भी आएगा, लेकिन आपको जीके का जो पोर्शन है वो अच्छे से रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लगभग 70 से 80 प्रश्न जीके से ही आने वाले हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए, तो पहले का आंसर रहेगा सी, मौर्य राजवंश। दूसरा है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। हमीदा बानो बेगम, सलीमा सुल्तान, जीजी अंगा या महामनगा। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा कि दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था महान अनगा ने। कौन थी महामनगा? जिसने अकबर का पालन पोषण किया था, यानी कि अकबर की धाई कह सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा डी, महाम अनगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। मित्र मेला संघ को शुरू करने वाले का नाम बताना है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर ने, लाला हरदयाल ने या सोहन सिंह भाकना ने। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी, विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा मित्र मेला संघ की शुरुआत की गई थी। अगर फ्रेंड्स आपको क्लियर नहीं दिखता है तो थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, तो आपको अच्छे से क्लियर दिखेगा और प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। औरंगजेब ने, महात्मा गांधी ने, रॉबर्ट क्लाइव ने या मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। तो पूछा गया है राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। तो राइट आंसर रहेगा डी, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा 22 दिसंबर 1949। 22 दिसंबर 1949। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। बेंगलुरु, नागपुर, हैदराबाद और पुणे। दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित पूछा है, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए, बेंगलुरु। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसमें अवस्थित है। शेवराव में, जाबादी में, बिली गिरिरंगा में या फिर गल्ला में। पहाड़ी पूछी गई है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, जाबादी पहाड़ी में वेंकटेश्वर यानी तिरुपति मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है। जैसलमेर में, लेह में, चेन्नई में या फिर गुवाहाटी में। शीतकाल के दौरान यानी जब सर्दी का समय रहता है उस समय उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है, तो कहाँ पर होता है, लेह। राइट आंसर रहेगा यहाँ पे बी, लेह लद्दाख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। तमिलनाडु है, केरल है, गोवा है या फिर महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा सी, केरल। ईमानदारी से आप बताइएगा आपके कितने सही हो रहे हैं, चीटिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, प्रायद्वीपीय भारत के चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत के चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। गन्ने का प्रति हेक्टेयर उच्च ताप उत्पादन,
उच्चतर सुक्रोज अंश, लंबी पेरेय अवधि। प्रायद्वीप में अधिकांश मिलें मुख्यतः पूर्वी तट के समीप स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, सही नहीं पूछा है तो यहाँ पे डी हो जाएगा कि अधिकांश जो मिले ही पूर्वी तट के समीप स्थित है। ये यहाँ पर गलत सेंटेंस है, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट है, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की पट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्र नहीं है। यानी सारनाथ जो स्तंभ है उसमें कौन सा चित्र अंकित नहीं है या किस जानवर का चित्र नहीं है वो पूछा गया है। हिरण, हाथी, घोड़ा, सिंह। तो कौन से जानवर का, कौन से पशु का चिन्ह सारनाथ स्तंभ में नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा सी, हाथी का। हिरण, घोड़ा, सिंह। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 4 थे पशु, तो कौन सा पशु है जिसका चित्र सारनाथ में है। 3 यहाँ दिए गए हैं, हिरण, घोड़ा और सिंह। जो चौथा है यानी 4 नंबर का जो पशु है उसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार को अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त करने वाले कथन को यहाँ पर बताना है। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। नंबर बी, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और डी यहाँ पर है, उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साथ न जिसका जनता पर नियंत्रण हरासोन्मुख है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी, ऐसे सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय वितरण पर चर्चा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर कूट दिया गया है, कूट के आधार पर आंसर दीजिए कि क्या सही रहेगा, कौन सा सेंटेंस यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर राइट रहेगा 1 और 2, यानी कि राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। पहला यहाँ पर सही है। दूसरा, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, ये भी यहाँ पर सही है। लेकिन ऑप्शन 3 यहाँ पर सही नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा 1 और 2, यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण निर्देशित किया जाता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण निर्देशित किया जाता है भारत के संविधान की उद्देशिका द्वारा, न्यायिक निर्णय द्वारा, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची द्वारा या फिर राज्य की नीति के एक निर्देशक मूल तत्व के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा डी, राज्य की नीति के एक मूल निर्देशक तत्व के द्वारा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण निर्देशित किया गया है। तो राइट क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का डी। नेक्स्ट है 15। निम्न में से किन किन को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया समान है। यानी किन किन के पद को हटाए जाने की प्रक्रिया एक जैसी रहती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत का राष्ट्रपति। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इन दोनों को हटाने की प्रक्रिया सेम होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 1 और 2, यानी कि ए। नेक्स्ट है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या दोनों कथन सही है या फिर इन दोनों में से एक सही है? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 1, यानी कि केवल एक सही है कि परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17।
अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। मेरे चैनल पर आपको प्रत्येक जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, कंपटीशन एग्ज़ाम होती है, उनके लिए हेल्पफुल क्वेश्चन अपलोड मिलते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो मिलती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी अपना मूल्यांकन करते रहें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है? कराधान, जन व्यय, लोक ऋण और क्रेडिट राशनिंग। यानी राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है, यानी 3 है और एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है वो बताना है। तो राइट आंसर रहेगा डी, क्रेडिट राशनिंग। नेक्स्ट है उत्पादन के 4 कारक बताने हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। भूमि, विद्युत, जल, श्रम। श्रम, पूंजी, भूमि, वर्षा। श्रम, जलवायु, भूमि, उपकरण। तो यहाँ उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। ये चारों उत्पादन के कारक हैं। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, या फिर धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग या उपयोग किसमें किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा डी, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, डी, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध के आनुपातिक होती है। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का डी। नेक्स्ट है 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? दोनों अनुप्रस्थ तरंगे हैं, दोनों अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती है और प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही है, किनके बारे में? ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में। तो राइट आंसर रहेगा डी, कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 22, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है? सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है? कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, या अपवर्तन कर लेता है, या प्रकाश के प्रकिरण का प्रभाव है, या लंबन त्रुटि का वजह से होता है, यानी कि लंबन त्रुटि की वजह से होता है। तो राइट आंसर रहेगा ए, कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, इसलिए काले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य फोकस से होकर, बिना किसी विचलन के, या वक्रता केंद्र से होकर। तो राइट आंसर रहेगा 23 का ए, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। नेक्स्ट 24, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? क्वाइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। क्वाइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत स्थैतिक बल का उत्पादन। क्वाइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच स्थैतिक धारा के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। प्रेरण मीटर मोटर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ए, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्वाइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन है। राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट 25, धातु आघात वर्धनी और कोमल होती है क्योंकि, यानी धातु आघात वर्धनी और कोमल होती है, इसका क्या कारण है? तो यहाँ पर
परमाणु घनिष्ठ समूह बनाते हैं, धातु चमक उठती है, धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है, धातु ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी कि धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पे क्या हो सकती है, फिसल सकती है। नेक्स्ट 26 CaO का सूत्र, CaO का सूत्र का इकाई द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान क्या है ये पूछा है, तो यहाँ पर डी रहेगा 56। नेक्स्ट 27 यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे, क्या देखेंगे बताइए। केवल उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, कोई गैस नहीं निकलती। वाइट रंग की तलछट बन जाती है। CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। पॉप की ध्वनि के साथ H2 गैस निकलती है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी कि CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। नेक्स्ट 28 रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के जिम्मेदार होता है। डैश डैश दिया गया है, यानी कि डैश की जगह क्या आएगा कि रक्त में पाया जाने वाला लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है, मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है, कौन सा नहीं है, तो राइट रहेगा डी रिंडर पेस्ट, ये विषाणु जनित रोग नहीं है। बाकी सभी विषाणु जनित रोग हैं जैसे कि इन्फ्लुएंजा, डेंगू और एड्स। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है, अष्टभुज, मूली, बैंगन या दूध। जिंक का उच्चतम स्रोत है तो राइट आंसर रहेगा ए अष्टभुज। नेक्स्ट है 31 प्रदेश का पहला देहदान स्मारक कहाँ बनेगा, यानी बना नहीं है, इन फ्यूचर बनेगा। कहाँ बनेगा, देहदान स्मारक, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 31 का बी उदयपुर। 31 से राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न हैं, लगभग ये 31 से लेकर के 69 तक है। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रदेश का पहला देहदान स्मारक, तो राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, विजय शर्मा, विजय सांपला, विजय शंकर, विजय कौशिक। तो 32 का राइट आंसर रहेगा सी विजय सांपला। नेक्स्ट है 33 किस टेनिस खिलाड़ी ने सबसे लंबे समय तक रैंकिंग में नंबर 1 पर रहने के रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। टेनिस खिलाड़ी का नाम बताना है, राफेल नडाल, पीट सैम्प्रास, नोवाक जोकोविच या लिएंडर पेस। तो राइट आंसर रहेगा 33 का बी नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले निर्भया फंड का पूरा उपयोग करने के मामले में देश में पहला स्थान किस राज्य का है, यहाँ पर भी बी हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है, वो बताना है। इसरो ने PSLV-C 51 28 फरवरी 2021 को लॉन्च किया। इसके द्वारा निजी क्षेत्र के 19 उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किए गए। यह अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत नवगठित न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला मिशन है। 3 शैक्षिक संस्थानों के 3 उपग्रहों और अमेरिका के 12 स्पेस बीज उपग्रह भी धरती की कक्षा में स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर असत्य बताना है कि कौन सा असत्य है, तो राइट यहाँ पर ए हो जाएगा कि इसरो ने PSLV-C 51 28 फरवरी 2021 को लॉन्च किया, यहाँ पर असत्य है। 36 वर्ल्ड बैंक की महिला कारोबार और कानून 2021 की रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश है, फ्रांस है, लातविया है, डेनमार्क है या बेल्जियम है। तो राइट आंसर है 36 का डी बेल्जियम।
ये सभी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, लगभग 7-8। नेक्स्ट है 37, राजस्थान में विलेज ऑफ टीचर्स किस गांव को कहा जाता है? विलेज ऑफ टीचर्स, शिक्षकों का गांव। जहाजपुर को, बामनवास गांव, खजूरी गांव या कृष्णिया गांव? कृष्णिया का वास गांव। तो राइट आंसर रहेगा 37 का बी, खजूरी गांव को विलेज ऑफ टीचर्स कहा जाता है। महाराजाओं का म्यूजियम कहाँ पर बनेगा? महाराजाओं का म्यूजियम कहाँ पर बनेगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? स्टेट बताना है, तो राइट आंसर रहेगा बी, गुजरात। नेक्स्ट 39, 40 फीट गहरी खुदाई के दौरान किस स्थल से 8000 बस्तियों के बनने व उजड़ने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? 8000 बस्तियों के बनने व उजड़ने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सभ्यता से संबंधित प्रश्न है, तो राइट आंसर रहेगा बी, आहड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गई कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। अजमेर के चौहान शासकों द्वारा रणथंभौर दुर्ग का निर्माण 8वीं सदी में करवाया गया। जालोर दुर्ग का प्रसिद्ध शाखा वर्ष 1301-2 में हुआ। रामेलाव तालाब सोजत दुर्ग में स्थित है। तो कौन सा यहाँ पर सही है वो बताना है। तो यहाँ पर अजमेर के चौहान शासकों द्वारा रणथंभौर दुर्ग का निर्माण 8वीं सदी में करवाया गया, ये सही है। और जो थर्ड है, रामेलाव तालाब सोजत दुर्ग में स्थित है, ये सही है। जालोर दुर्ग का प्रसिद्ध शाखा 1301-2 में हुआ। 1301 में तो कहाँ पर हुआ था? रणथंभौर में हुआ था, इससे राइट आंसर ये नहीं है, यानी कि दूसरा यहाँ पर गलत है। तो राइट रहेगा 1 और 3, तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट है 41, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना ही। नवलबाण नामक विशाल तोप का संबंध राजस्थान के शाहबाद दुर्ग से रहा है, ए तो यहाँ पर सही है। उदयपुर के प्रसिद्ध दुर्ग सज्जनगढ़ को उदयपुर का मुकुटमणि के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है, यानी ए और बी तो सही है। निमराना दुर्ग को 2008 निमराना फोर्ट पैलेस में तब्दील कर दिया गया था, ये भी सही है। गुमट का दुर्ग प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, यानी डी यहाँ पर गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ए बी सी तो सही है, सही नहीं पूछा है, तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस शासक को अपने यहाँ शरण देकर मुगल सम्राट अकबर को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने हेतु प्रेरित किया था? यानी मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस शासक को अपने यहाँ शरण दी? तो मुगल सम्राट अकबर को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने हेतु प्रेरित किया था। तो किसको शरण दी थी? तो राइट आंसर रहेगा बी, मालवा के पदच्युत शासक राज बहादुर को। नेक्स्ट है 43, सुमेलित करना है, एक तरफ राज्यारोहण है, एक तरफ महाराणा है, किसका कब हुआ? तो यहाँ पर बताना है किसका कब हुआ। महाराणा कुंभा का कब हुआ है? महाराणा कुंभा का हुआ है 1572 में, महाराणा कुंभा का हुआ है 1433 में। महाराणा सांगा का हुआ है 1509 में। महाराणा उदय सिंह का हुआ है 1537 में, और महाराणा प्रताप का हुआ है 1572 में। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ए, यानी कि एक में है डी, बी में है बी, सी में है सी और डी में है ए। तो राइट आंसर रहेगा ए, 4 2 3 1। नेक्स्ट है 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरजस में प्राय रामकृष्ण का स्मरण किया जाता है। पाबूजी का जन्म 15वीं सदी में हुआ है। गोगामेड़ी के चारों ओर फैला हुआ जंगल ओयनवणी के नाम से जाना जाता है। कल्चर से संबंधित प्रश्न है, तो इनमें से कौन से कथन सही नहीं है ये पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा 44 का ए। केवल 2 यहाँ पर सही नहीं है, बाकी 1 और 3 सही है कि हरजस में प्राय रामकृष्ण का स्मरण किया जाता है। गोगामेड़ी के चारों ओर फैला हुआ जंगल ओयनवणी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ए। 45, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस देवी की केवल सिर की पूजा की जाती है।
यहाँ वैशाख एवं भाद्रपद माह की शुक्ला त्रयोदशी से पूर्णिमा तक विशाल मेले भरते हैं। इन्हें अंदेश्वरी माता भी कहा जाता है। यानी माता के बारे में यहाँ 3 कथन दिए गए हैं कि बताना है ये किस लोक देवी से संबंधित है। तो राइट आंसर रहेगा बी, ये सुंडा माता से संबंधित है। 46 रामानंदी संप्रदाय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद जी की भक्ति दासी भाव से की जाती है। वैष्णव आंदोलन का उत्तरी भारत में प्रवर्तित मत रामानंदी संप्रदाय कहलाया। राजस्थान में इस संप्रदाय के प्रवर्तक संत कृष्णदास जी परिहारी थे। यह संप्रदाय रामा स्नेही संप्रदाय से उद्भूत था। तो यहाँ पर राइट आंसर बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि यह संप्रदाय राम स्नेही संप्रदाय से उद्धृत हुआ है या उद्भूत हुआ है। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 तेरुंदा क्या है। विवाह के अवसर पर प्रयुक्त होने वाला तोरण, पाली में किया जाने वाला एक प्रकार का नृत्य, मकर संक्रांति के अवसर पर 13 वस्तुएं दान में देने का रिवाज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तेरुंदा क्या है। तो राइट आंसर रहेगा सी, मकर संक्रांति के अवसर पर 13 वस्तुएं दान में देने का रिवाज तेरुंदा कहलाता है। नेक्स्ट है ओम थानवी को अपनी पुस्तक मोहनजोदड़ो के लिए किस वर्ष बिहारी सम्मान प्रदान किया गया था। किसे ओम थानवी को। तो राइट आंसर रहेगा 48 का बी, 2014 में। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं कि मोहनजोदड़ो पुस्तक किसकी है। तो राइट आंसर रहेगा ओम थानवी की। ओम थानवी की पुस्तक का नाम मोहनजोदड़ो। बिहारी सम्मान प्रदान कब किया गया या बिहारी जो सम्मान है वो कब दिया गया, 2014। यानी एक ही प्रश्न से 3 से 4 प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न वही होते हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए होते हैं, लेकिन उन्हीं प्रश्नों को घुमा दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 49 पातारासा घाट का संबंध 1818 की संधियों के दौरान किस राजपूत रियासत से है। पातारासा घाट किस राजपूत रियासत से संबंधित है संधियों के दौरान। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे 49 का। रियासत पूछा है जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा। तो राइट रहेगा यहाँ पर बी, बीकानेर से संबंधित है पातारासा घाट। शेखावाटी ब्रिगेड कब स्थापित की गई थी। 1851, 1840, 1835 या 1854। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 50 का बी, 1835। गुरु गोविंद गिरी द्वारा प्रारंभ किए गए भरत नहीं, ये भगत है। भगत आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था। एक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का, एक उग्र राजनीतिक आंदोलन का, एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा ए, एक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का स्वरूप था। यानी 51 का आंसर रहेगा ए। 52 है बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों की मांगों के औचित्य की जांच हेतु न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था। यानी कब किया गया था ये पूछना चाहता है। तो कब हुआ था। राइट आंसर रहेगा अप्रैल 1919। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। मारवाड़ में तोल आंदोलन हुआ था 1919, 1921 या 1920, इनमें से कोई नहीं। कब हुआ था तोल आंदोलन। तो राइट आंसर रहेगा सी, 1921। राजस्थान का वह जिला जिसकी भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। यानी कुल मिलाकर वो जिला पूछा गया है कि किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है। करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से मिलनी चाहिए। तो बी है यहाँ पर धौलपुर। नेक्स्ट है 55 बनास मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर तक है। जल और मृदा का जमाव पाया जाता है। इसका ढाल पश्चिम की ओर है। सही का चयन करना है। तो यहाँ पर सही, इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। एक तो ये बात सही है। और
जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, ये बात सही है, यानी कि 55 में बी सही है, 2 और 3, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 56, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के कृषि विभाग की मृदा वर्गीकरण के आधार पर सही नहीं है? 3 सही है, 1 सही नहीं है। रेवे रीना मृदा गंगानगर जिले में पाई जाती है, ये बात तो सही है। कैल्सी ब्राउन मरुस्थल मृदा जोधपुर व जालौर में पाई जाती है, ये बात यहाँ पर गलत है। बाकी सी यानी जिप्सी फेरस मृदा बीकानेर जिले में पाई जाती है, ये भी सही है। और साई रोजेक्स मृदा गंगानगर जिले में पाई जाती है, ये भी सही है, यानी बी यहाँ पर रॉन्ग है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है 57, अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिट्टी अवक्रमण को नियंत्रित करना, थार मरुस्तर के प्रसार को रोकना, वनों के नष्ट होने को रोकना, पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखना। तो 57 का राइट आंसर रहेगा डी, अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य कि पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखना। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? 1990, 91, 82 या 81? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, 1981। राजस्थान में भारत के सतही जल का लगभग उपलब्ध प्रतिशत है 1.16, 11.40, 0.27 या 13.20? तो यहाँ पर बताना है कि जल का उपलब्ध प्रतिशत है। राजस्थान में भारत के सतही जल का लगभग उपलब्ध प्रतिशत है, तो राइट आंसर रहेगा ए, 1.16%। जर्मनी द्वारा पोषित आपणी योजना राजस्थान के कौन से जिलों में चल रही है? जर्मनी द्वारा पोषित आपणी योजना राजस्थान के कौन से जिलों में चल रही है? अलवर, डूंगरपुर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर या सिरोही, चूरू? तो राइट आंसर रहेगा 60 का यहाँ पर बी, चूरू हनुमानगढ़ में आपणी योजना चल रही है। नेक्स्ट है बायतू लीलाला जांदुओं की ढाणी और सबरामणि गोदरों की ढाणी अभी हाल ही में चर्चा में रहे, क्यों रहे ये पूछना चाहता है। हीलियम गैस के विशाल भंडार मिलने के कारण, आसमान से बर्फ के गोले गिरने के कारण, राजस्थान तेल रिफाइनरी की जमीन अवाप्ति के कारण, सुनीता विलियम्स के आने के कारण? तो 61 का राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, कि राजस्थान तेल रिफाइनरी के लिए जमीन अव्याप्ति के कारण बायतू, लीलाला, जांदुओं की ढाणी, सबरामणि गोदरों की ढाणी प्रसिद्ध रहे हैं या हाल ही में चर्चा में रहे हैं। राजस्थान सरकार की भामाशाह रोजगार सृजन योजना यानी BRSY केंद्र सरकार की किस योजना के साथ जोड़ी गई है? भामाशाह रोजगार सृजन योजना को केंद्र सरकार की किस योजना के साथ जोड़ी गई है? मुद्रा, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना या फिर JRY? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए, मुद्रा के साथ जोड़ा गया है। किसको? BRSY को। नेक्स्ट है 63। दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए, और अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 63 राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में निम्न में से कौन सी संस्था कार्य कर रही है? राजस्थान का विनियोग संवर्धन बोर्ड, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, राजस्थान का औद्योगिक विनियोग बोर्ड या रीको? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे 63 का बी, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। यानी क्वेश्चन क्या था? राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में। तो राइट आंसर रहेगा बी, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। नेक्स्ट है राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसके संबंध में? राज्यपाल के संबंध में। वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्व विवेक की शक्ति प्राप्त नहीं है।
तो यहाँ पर राज्यपाल से संबंधित कौन सा कथन सही है 64 का? तो यहाँ पर 64 का पूछा गया है, तो यहाँ पर केवल हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर सही है ये पूछा है। तो तीसरा सही है कि वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। बाकी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नहीं होते हैं ये, और ये किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं कर सकते हैं, कि यहाँ पे दोनों बात गलत है और 4 नंबर भी गलत है। तो राइट आंसर रहेगा 3 कि वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। संविधान के अनुच्छेद 167 यानी 167 के अनुसार राजस्थान को जानकारी देना मुख्यमंत्री का है, दायित्व है, विशेषाधिकार है, कर्तव्य है या फिर अधिकार है? तो 65 का राइट आंसर रहेगा बी कि संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। नेक्स्ट है 66। निम्न में से एक असत्य है, पता लगाइए, यानी कौन सा गलत है वो बताना है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर एवं जोधपुर है। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है। उच्च न्यायालय का एक न्यायासन जयपुर में है। तो यहाँ पर असत्य बताना है 66 का। तो ए यहाँ पर गलत हो जाएगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई। हमने ये जो नेक्स्ट यानी हमने पहले जो फर्स्ट मॉडल पेपर किया था उसमें भी प्रश्न था इसी तरीके से, तो उसमें पूछा गया था कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई और सन दे रखा था। तो अगर आपने देखा हो तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट गलत हो जाएगा, 1950 में तो हुई नहीं, कब हुई है? 1949 में। ओके, तो ए यहाँ पर सही है रहेगा कि ये असत्य है। नेक्स्ट है 67। जिला स्तर के किस विभाग का मुख्य या प्रमुख जिलाधीश होता है? राजस्व विभाग और पुलिस विभाग, पुलिस विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और न्यायिक विभाग, राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग, यानी जिला स्तर के किस विभाग का प्रमुख जिलाधीश होता है? विभाग पूछे गए हैं, यहाँ 2 विभाग दिए गए हैं, तो राइट आंसर रहेगा डी, राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग का प्रमुख जिलाधीश होता है। 68 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास की दर निर्धारित की गई है, कितनी की गई है वो बताना है। 8%, 9.5%, 7% या 7.7%। 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास की दर निर्धारित कितनी की गई थी? तो राइट आंसर रहेगा डी, 7.7%। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये हिंदी से संबंधित प्रश्न आ गया है। अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी या अंत्याक्षरी? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 69, ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अंत्याक्षरी। हम इसको बहुत सी बार गलत भी बोलते हैं और कई बार गलत भी एग्जाम में आता है और बच्चे घबराहट में सही करके आ जाते हैं। यहाँ पर ये याद रखो, आधा न है आधा त है, ये दोनों ही आधे हैं। अगर पूरे आते हैं तो गलत हो जाएगा, अंत्याक्षरी होता है। तो राइट आंसर रहेगा ए। हिंदी के कुछ और प्रश्न हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? अकथ, अचूक, अभेद और अनुज। तो यहाँ पर किस में अ उपसर्ग नहीं है ये पूछा है, तो राइट आंसर रहेगा डी, अकथ, अचूक और अभेद में तो क्या है? अ उपसर्ग है, लेकिन अनुज में अनु उपसर्ग है। क्या है? अनु उपसर्ग, इससे राइट आंसर रहेगा डी, क्योंकि नूज कोई शब्द नहीं होता है। ज का मतलब होता है जन्मा, है ना, जैसे जलज, जलज का मतलब क्या हो जाता है? कमल हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर अनु उपसर्ग है, तो डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, दर्शनीय, भिक्षुक, दुर्गुण और कर्तव्य। तो यहाँ पर प्रत्यय रहित यानी जिसमें प्रत्यय नहीं है वो बताना है। तो दर्शनीय, भिक्षुक और कर्तव्य में तो प्रत्यय है, लेकिन दुर्गुण में क्या है? आपको दिख रहा होगा दू, दू एक उपसर्ग है, इससे राइट आंसर रहेगा बी, दुर्गुण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत है? शर, अक्षर, स्वल्पायु, चिरायु, समास, व्यास, आहार, विहार। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे डी, आहार,
विहार, ये सही नहीं है। बाकी शर, अक्षर, स्वल्पायु, चिरायु, समास और व्यास ये सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्यायवाची नहीं है? तरक्की का पर्यायवाची नहीं है। विकास, अपकर्ष, वृद्धि और उन्नति। तो यहाँ पर विकास, वृद्धि और उन्नति तरक्की के पर्यायवाची है, लेकिन सी जो है अपकर्ष, ये उत्कर्ष का विलोम है। तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा कि अपकर्ष तरक्की का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, मंदिर, मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? पूजाघर, पुजारी, घर, सवारी, गुफा, बड़ी गुफा, देवालय या अश्वशाला। तो यहाँ पर 74 का राइट आंसर रहेगा डी, ये मंदिरा नहीं, ये मदिरा है। तो मंदिर का मतलब यानी मंदिर का अर्थ होता है देवालय और मदिरा का मतलब है अश्वशाला। तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 75, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान, द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी, प्रायद्वीप, यानी जो स्थान तीनों तरफ से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, अगर चारों तरफ से घिरा हो तो द्वीप कहते हैं। तो यहाँ पे 3 ओर से पूछा है तो राइट आंसर रहेगा बी। 76 है, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद होगा। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद होगा एवं इसमें है, यानी संधि विच्छेद क्या होगा और संधि कौन सी ये पूछा है। तो संग्रह धन आलय, संग्रह धन आलय तो दीर्घ संधि है, यहाँ पर दी नहीं गई है। संग्रह का भी यहाँ पर विच्छेद किया गया है, तो देखिए कौन सी संधि होगी। तो सम, म आधा है, ग्रह धन आलय, यहाँ पर व्यंजन संधि रहेगी। व्यंजन सभी में दिया हुआ है लेकिन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पे सम पूरा है इसलिए गलत है। सद आएगा नहीं तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। तो आपको ए और बी में ध्यान रखना है कि सम में जो म है वो आधा है, तो राइट आंसर रहेगा सम धन ग्रह धन आलय, यानी कि व्यंजन संधि। नेक्स्ट है, तत्क्षरण का संधि विच्छेद है। तत्दन शरण, तद्दन शरण, तद्दन शरण, तद्दन शरण या तद्दन शरण। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 77 का ए, तत्दन शरण। त जब श में मिलेगा तो त का च बनेगा और श का छ बनेगा, व्यंजन संधि है इसमें। नेक्स्ट है 78, समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन कीजिए। देशभक्ति का समास विग्रह है, पहले समास विग्रह बताना है और कौन सा समास है वो बताना है। तो क्या होता है, देश के लिए भक्ति, देश पर भक्ति नहीं होता है, देश से भक्ति नहीं होता है, देश की भक्ति नहीं होता है, क्या होता है, देश के लिए भक्ति। तो 78 में राइट आंसर रहेगा डी, देश के लिए भक्ति। और समाधान जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखा फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं, देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो राइट आंसर रहेगा 79 का बी, कि देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। भिनभिना रहे हैं, गुंजारते हैं और भिनभिना रहे हैं ये गलत है। क्या बोलना चाहिए कि देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। तो राइट आंसर रहेगा 79 का बी। ओके फ्रेंड्स, ये टोटल आप देख सकते हैं 80 प्रश्न हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 80 प्रश्न। इन 80 प्रश्नों को कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाएं आपके कितने सही हो रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।